सकती, सरकार की हिम्मत नहीं है जब उसके खिलाफ कुछ भी करने की, कमेटी की क्या औकात है। वो मामले को रफा दफा करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, मुद्दे को खत्म करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं। सरकार की अगर शरण नहीं होती तो एफआईआर कब की हो गई होती। अपनी शिकायत के लिए धरना देना पड़े दो बार और उसके बावजूद भी एफआईआर ना हो, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो, तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी कोई कहने वाला नहीं है, उनकी तो एफआईआर होने का मतलब ही नहीं है। कह रहे विपक्ष को मुद्दा मिल गया है अब बीजेपी को घेरने के लिए। दिया मुद्दा, फिर विपक्ष को मुद्दा काहे को दिया, पहले एफआईआर कर लेते, काहे को मिलता मुद्दा उससे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। पहलवानों की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार दिग्गज लोग, फिर वो चाहे नेता हो, राजनेता हो, एडवोकेट हो, तमाम लोग पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं। इस वक्त भी कैमरा में जो बड़े ही बेबाक से बोलते हैं, बड़े ही धड़ल्ले से इनकी वीडियोज़ वायरल होती है। भानु प्रताप जो कि एडवोकेट है, मैं उनसे सीधा बातचीत करना चाहूँगी बिना देर करे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। अगर देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और पदक विजेता खिलाड़ियों को अपनी शिकायत के लिए धरना देना पड़े दो बार और उसके बावजूद भी एफआईआर ना हो, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो, तो आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो खिलाड़ी हैं उनकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होती है, अब सोचिए, कल्पना कीजिए उन लोगों के विषय में जो गरीब हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी कोई कहने वाला नहीं है, उनकी तो एफआईआर होने का मतलब ही नहीं है। मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि 38 एफआईआर हैं उसके खिलाफ। यार, ये तो वो हैं जिन लोगों ने करा दी, कर हो पाई। जो एफआईआर उसके डर की वजह से हुई नहीं, उनकी संख्या कितनी होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। स्थिति बहुत गंभीर है और सरकारें जो भी हों, वर्तमान सरकार भी, पिछली सरकार भी, इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि इस स्थिति में आके हम खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर हो रही है। अब एफआईआर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी आगे पता लगे। सर, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ पहलवान कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण भी यही कह रहे हैं कि मुझे मेरे कर्म पर और न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय के पक्ष में खड़े रहें। खत्म, तो इसमें क्या दिक्कत है, फिर बहुत अच्छी बात है। तो भाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस को बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो अपराधी हैं, अगर उनका अपराध सिद्ध होता है तो कानून के रूप में, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चार्जशीट फाइल हो, कोर्ट में मुकदमा चले, जो भी होना है वो होना चाहिए। तो फिर उनको जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करे टीम, उसको पूरा सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए, बात खत्म है। इससे में क्या दिक्कत है। तो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि कमेटी पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए था, इतनी जल्दी आकर यहाँ प्रदर्शन करना। नहीं, प्रदर्शन कमेटी, किस कमेटी पे भरोसा रखे? मैं समझता हूँ, अगर मेरी जानकारी से, ये तो पीछे जनवरी में आंदोलन के लिए आए थे, अब क्या है, अप्रैल का लास्ट चल रहा है, आज 29 अप्रैल है, कमेटी बनी, आज तक कमेटी ने क्या किया? कोई कार्रवाई की? कमेटी की कोई रिपोर्ट आई? कुछ हुआ? नहीं हुआ, तभी उन्हें दोबारा आना पड़ा। तो जिस कमेटी की बात करें, और कोई कमेटी कैसे कर सकती, सरकार की हिम्मत नहीं है जब उसके खिलाफ कुछ भी करने की, कमेटी की क्या औकात है। और इस देश में जो कमेटियां बनती है, कमेटियों को, सभी कमेटियों का इतिहास उठा के देखो, वो मामले को रफा दफा करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, मुद्दे को खत्म करने के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं। और कमेटियों की जो रिपोर्ट आई है, आज तक किसी कमेटी के रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई इस देश में हुई नहीं है। जब सभी लोग सर न्यायालय पे भरोसा कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण को शरण दे कौन रहा है? सरकार। और को मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हो आप? बस सरकार शरण दे रही है। सरकार की अगर शरण नहीं होती तो एफआईआर कब की हो गई होती। क्यों सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्यों डायरेक्शन देनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर के लिए? इसलिए यह है स्थिति। आप कोर्ट आगे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब इसमें क्या होने वाला है। दिन ब दिन जी ये पेचीदा होता जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया बहुत सिंपल है, एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन होनी है। उम्मीद करिए, और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जो आयु होंगे इस केस के, उनका अंतर्मन साफ हो और वो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कर सकें, फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकें।
और दूध का दूध पानी करें, ऐसी उम्मीद कीजिए। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे विपक्ष को मुद्दा मिल गया है अब बीजेपी को घेरने के काहे को दिया मुद्दा? फिर विपक्ष को मुद्दा काहे को दिया? पहले एफआईआर कर लेते, काहे को मिलता मुद्दा उससे? भाई जब आप एफआईआर नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट जो एफआईआर करेगी, आंदोलन बढ़ेगा, तो विपक्ष को तो मुद्दा मिलेगा। क्यों दे रहे आप मुद्दे? और फिर बीजेपी तो मुद्दे देती रहती है। क्या आप पुलवामा वाला मामला भूल गए? पुलवामा मामला मुद्दा भी तो था और आज भी है कि 44 जो सैनिक हैं उनका कत्ल किसने करवाया भाई? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा, जो उस समय के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी से, कि तुम चुप रहो भाई, ये कुछ और मामला है? क्यों कहा उन्होंने? उन्हें भी तो कहा जा रहा है कि बड़ी देर से जाके तो सरकार दे रही है। अतीक का कत्ल करवा के मुद्दे तो सरकार दे रही है। क्यों दे रहे हो आप मुद्दे? विपक्ष को क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं, तो मुद्दे तो आएंगे निकल के। अच्छा, अतीक को हत्याकांड को आपने कत्ल बताया, मैंने सही सुना क्या? मैंने तो आपको उस पर पहले ही कहा था, आपको नई बात कह रहे होगा। अगर 20 पुलिस 16 पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों को लेकर किसी की सुरक्षा में हैं, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और उनके बीच में आके 3 लोग कनपट्टी पे गन रख के मार देते हैं और 30 राउंड गोली चलती है, जैसा आपने देखा धड़ाधड़ मार रहे हैं, पुलिस वाले सब पीछे खड़े हैं। किसी पुलिस वाले का अपने हथियार या अपनी जो पिस्टल वगैरह उसकी तरफ हाथ भी नहीं गया। क्या कहोगे, ये सरकार द्वारा कराया गया कत्ल नहीं है क्या? और भी कुछ किसी तरह से होता है कत्ल क्या सरकार द्वारा? लेकिन इस देश के लोग डरपोक हैं, बोलने से डरते हैं, बात को घुमा फिरा के कहते हैं। सीधे सीधे कहो ना, किसने करवाया भाई? AK-47 काहे के लिए थी भाई? जो तुम्हारे सामने 2 लोगों को जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुमने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट में कहा, उन्हें मार रहे हैं, तुमने तुरंत अपने हथियार निकाल के उनको मारा क्यों नहीं? उन्हें पकड़ा भी तुमने जब उन्होंने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सबको मालूम है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देख लीजिए, मुस्कुराकर एडवोकेट साहब ने कई सारी तमाम चीज़ें कह दी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इनके बोले हुए एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये आम जनता नहीं है, आम जनता के साथ साथ एक बड़े पद पे एडवोकेट भी है। मैं बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से इन्होंने बड़ी बातें करी हैं और इनका मानना है कि न्यायालय पर भरोसा है और साफ तौर पर न्याय ही होगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।